हाय एवरीवन। तो ट्राई पार्टी स्ट्रगल शुरू करते हैं। इसमें 3 पार्टीज़ इन्वॉल्व थी, प्रतिहाराज, पालाज एंड राष्ट्रकूताज। पालाज हमारे ईस्ट में आएंगे, प्रतिहाराज हमारे नॉर्थ में आएंगे, राष्ट्रकूताज डेक्कन में आएंगे। और ये सब लड़ाई है कन्नौज सेक्टर को। हमने देखा था पिछली बार कि हर्षवर्धन ने कैसे पाटलिपुत्रा से जो पावर है वो शिफ्ट कर दी थी कन्नौज, तो इसलिए अब कन्नौज सेक्टर की लड़ाई होगी ये। तो पहले हम पालाज पढ़ते हैं। पालाज जो थे फर्स्ट और लास्ट फुली बुद्धिस्ट डायनेस्टी थी ईस्टर्न इंडिया की। इन्होंने रिवाइव करा था बुद्धिस्ट कल्चर, क्योंकि हमने देखा था कि गुप्ताज के बाद बुद्धिस्ट की हमने इतनी बात नहीं करी, तो पालाज ने रिवाइव करा बुद्धिस्ट कल्चर को। अब ये कुछ इनके किंग्स हैं, सब में लास्ट में पालाज है, तो आपको मतलब ऐसे कुछ आप फाइंड करने में मुश्किल नहीं होगी। बट एक एक्सेप्शन है कि महेंद्र पाला जो हैं वो पाला के रूलर नहीं है, वो प्रतिहाराज के हैं, महेंद्र पाला। तो ये ध्यान रखना है कि सब तो जो पाला वाले हैं, अब आप कहोगे यहाँ पे भी तो महिपाल, इतना नहीं देंगे वो। आप ये देखो बस कि गोपाला, धर्मपाल, देवपाल, महिपाल, रामपाल, ठीक, ये सब पालाज हैं। और महेंद्र पाला जो है वो पाला रूलर नहीं है, वो प्रतिहारा के हैं। तो गोपाला जो हैं वो फाउंडर हैं पाला के। उन्होंने उदांतपुरी बिहार में मोनेस्ट्री इस्टेब्लिश करी। फर्स्ट बुद्धिस्ट किंग थे बंगाल के। एंड करी इन्होंने एनार्की जो उधर चल रही थी। धर्मपाला आए उसके बाद, गोपाला के बाद। इनके आने से ट्राई पार्टी स्ट्रगल शुरू हुआ। इन्होंने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी फाइंड करी। और धर्मपाला के वक्त फील्ड जो है फ्री था, तो इन्होंने कन्नौज को ऑक्यूपाई कर लिया और रूल करा वहाँ पर। सब रूलर्स ने एक्सेप्ट करी थी सुजेनिटी धर्मपाला की, पर ये कंसोलिडेट नहीं कर पाए थे नॉर्थ में। और फिर डिफीट हो गई थी मोंग्यार, नियर मोंग्यार। नागभट्टा सेकंड ने हरा दिया था। नागभट्टा कौन है? ये भी हमारे प्रतिहारा के किंग हैं। फिर उसके बाद देवपाला आए धर्मपाल के बाद। तो गोपाला, धर्मपाल, फिर देवपाल। इन्होंने एक्सपेंड करा ओवर प्रग्योतिशपुर, असम को बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। प्रग्योतिशपुर, आई थिंक ये, सॉरी यार मेरा प्रोनाउंसिएशन इतना ख़राब हो जाता है ना जैसे मैं रिकॉर्डिंग शुरू करती हूँ, मुझे नहीं पता क्यों होता है ऐसा। मॉडर्न नेपाल जो है वो भी इनके अंडर आ गया था। डिफीटेड राष्ट्रकूताज, अमोघ वर्षा को भी हराया देवपाला ने। ठीक, बस देवपाला में रूलर्स और पॉलिटिकल तो हम इतना ही देखेंगे क्योंकि इससे ज़्यादा आता नहीं है। फिर अरब मर्चेंट सुलेमान आए थे। उन्होंने बताया धर्मपाल जो थे वो उनकी लार्जेस्ट मिलिट्री थी, और ये इनका रिलेशन काफ़ी क्लोज था तिब्बत से। 2 बुद्धिस्ट स्कॉलर्स हैं, संतारशिता, दीपांकरा अतीशा। संतारशिता और दीपांकरा, तिब्बत में इन दोनों को इनवाइट किया गया था। फिर इन दोनों ने एक न्यू फॉर्म ऑफ बुद्धिस्ट, जो आज हम तिब्बत में बुद्धिज़्म देखते हैं, वो कहीं ना कहीं इन दोनों से रिलेटेड है। तो अगर हम चाहें तो हम भी क्लेम कर सकते हैं पूरा चाइना काइंड ऑफ। ठीक, पेट्रोनेज दिया इन्होंने, मतलब ऐसा नहीं है ये बुद्धिस्ट थे तो उन्होंने पेट्रोनेज या फिर कुछ ऐसे कुछ मतलब डिस्ट्रॉय वगैरह किया, नहीं, पेट्रोनेज दिया शैविज़म और वैष्णविज़्म को भी। सलेंद्र डायनेस्टी जो थी, जो उस वक्त मलाया, जावा और सुमात्रा में चल रही थी, उन्होंने भी एम्बेसीज भेजी थी काफ़ी सारी पालाकोट में। और उन्होंने रिक्वेस्ट करी थी देवपाला से कि हमें 5 विलेज दे दो अपकीप करने के लिए, तो देवपाला ने दे दिए थे। इसको हम परम सौगात बोलते हैं, मतलब उनकी देवपाला की परम सौगात थी कि उन्होंने 5 विलेज दे दिया अपकीप के लिए। ये PYQ या फिर किसी और तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया हुआ है कि परम सौगात किस किंग से रिलेटेड है, किस चीज़ से रिलेटेड है, तो ये याद रखना परम सौगात। अब अबाहट्टा, ये प्रीकर्सर ऑफ बंगाली, असामीज़ और मैथिली लैंग्वेज की प्रीकर्सर है अबाहट्टा, ये ध्यान रखेंगे। इससे सिमिलर काफ़ी सारे वर्ड्स हैं तो इसलिए इसे ध्यान रखेंगे। अबाहट्टा। चार्यपदा जो है वो फर्स्ट बुद्धिस्ट लिटरेरी है जो अबाहट्टा में लिखी हुई है। ठीक, अब प्रतिहाराज ना इस वक्त मिहिर भोज के वो एक मतलब उनका स्टैचू भी हुआ है, तो वो हम करंट अफेयर से पढ़ लेंगे। बस ये ध्यान रख लो कि इन्होंने भी कन्नौज पे रूल किया था। इनका पूरा नाम गुज्जर प्रतिहाराज है, तो गुज्जर से याद रहेगा कि ये नॉर्थ में है। नागभट्टा, भोजा, महेंद्रपाल और ये सब इनके किंग्स थे। इनकी फर्स्ट जो कैपिटल थी वो भिनमल में थी। फिर उसके बाद नागभट्टा ने काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंस गेन की। फिर भोजा जो थे उनको हम रियल फाउंडर बोलते हैं और ग्रेटेस्ट भी बोलते हैं। फिर उन्होंने बैटल ऑफ बैंक ऑफ नर्मदा में रिटेन करा मालवा। उनकी बेस्ट कैवलरी थी इंडिया में, ये अलमसूदी ने बोला हुआ है।
इंपोर्ट करते थे वो हॉर्सेस सेंट्रल एशिया से। विष्णु जी के डिवोटी थे, तो इसलिए उन्होंने अधिवहारा का टाइटल लिया मिहिर भोज ने। ठीक, तो अगर हम कंसोलिडेट करें तो नागभट्टा फाउंडर, भोजा कंसोलिडेटर, महेंद्र पाला वन, जो हम बोला कि ये पाला नहीं है, ये गुर्जर प्रतिहाराज है, महेंद्र पाला वन ने एक्सपेंड किया। और ये सभी वैष्णवाइट्स थे। और इनके अंदर एक पोइट थे राजशेखर पोइट, जिन्होंने काव्य मीमांसा लिखी, और अलमसूदी ट्रेडर की तरह आए थे बगदाद से। अब राष्ट्रकूटास, ये इतना ही नहीं है, अभी पढ़ेंगे आगे क्योंकि ये करंट अफेयर्स में है। राष्ट्रकूटास देखते हैं। राष्ट्रकूटास में क्या था, डांटी दुर्गा जो थे इनके फाउंडर थे। कैपिटल जो थी वो थी मान्यखेत और मलखेद, कर्नाटका में है ये। डांटी दुर्गा जो है, फिर उसके बाद गोविंद थर्ड, अमोघ वर्षा, इंद्र थर्ड, कृष्ण थर्ड। ठीक है, किशन जी के काफ़ी सारे नाम हो गए ना, गोविंद और भगवान जी के नाम हो गए, गोविंद, अमोघ वर्षा, इंद्र, कृष्ण, डांटी दुर्ग, ये सब याद रखेंगे, राष्ट्रकूटास से रिलेटेड है। अब डांटी दुर्गा तो फाउंडर हो गए, गोविंद थर्ड जो हैं और अमोघ वर्षा जो हैं वो सबसे ज़्यादा ग्रेट लीडर्स हैं, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। इन्होंने सक्सेसफुल एक्सपेडिशन करी थी नागभट्टा के खिलाफ। नागभट्टा ने देखा किसके थे, गुर्जर प्रतिहारास के। गोविंद थर्ड ने साउथ में भी गए ये, तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ कन्नौज के लिए लड़ रहे थे, ये साउथ में भी गए। फिर अमोघ वर्षा जो है, इन्होंने बनाई थी न्यू कैपिटल एट मान्यखेत, कर्नाटका। इनका 60 ईयर्स का रूल था। ये जैनिज़्म थे, ठीक है। हमने देखा पाला बुद्धिज़्म थे, फिर गुर्जर प्रतिहारा सब वैष्णवाइट्स थे। अब हम देख रहे हैं अमोघ वर्षा जो जैनिज़्म फॉलो कर रहे हैं। इन्होंने पहली बुक लिखी, कन्नड़ बुक, जो मतलब फर्स्ट कन्नड़ बुक ऑन पोइटिक्स मानी जाती है, वो है कविराज मार्ग। ठीक, बरोच जो था वो इनका बेस्ट पोर्ट था। अब इंद्र थर्ड देखते हैं। इंद्र थर्ड में क्या था, उन्होंने रेस्ट एम्पायर को कंसोलिडेट करा, महिपाला को हराया। हम पाला रूलर जो थे उन्होंने महिपाला को हराया और फिर कन्नौज पे बैठ गए 1915 में। तो अमोघ वर्षा के अंडर कन्नौज नहीं गया था, इंद्र थर्ड के अंदर कन्नौज पे जो हमारे राष्ट्रकूटास थे वो बैठे थे, तो इसलिए इंद्र थर्ड भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। अलमसूदी ने क्या बोला है, अलमसूदी ने बोला है बल्हारा और वल्लभ भंज, या ये बल्लभ से याद रख लेंगे, ये ग्रेटेस्ट किंग थे इंडिया के। कृष्ण थर्ड जो देख लेते हैं, कृष्ण थर्ड ये लास्ट ब्रिलियंट रूलर है। इनका स्ट्रगल किसके खिलाफ था, पारामाराज ऑफ मालवा और ईस्टर्न चालुक्याज ऑफ वेंगी। इससे हम वो याद रखेंगे कंटेम्प्रेरीज। तो कृष्ण थर्ड का जो था वो पारामाराज के खिलाफ और चालुक्याज ऑफ वेंगी के खिलाफ था। इन्होंने चोला किंग प्रणटका वन को भी हराया था। प्रणटका वन से आपको एक इंस्क्रिप्शन याद आनी चाहिए, नहीं है तो अभी सोच लो, ठीक है। तो इन्होंने उसको हराया था। फिर अब इनके अगर हम नॉर्मल चीज़ें देखें तो भाई रिलीजन में टॉलरेंट थे ऑफ कोर्स। रॉक कट, जो शिवा का रॉक कट एलोरा में बना हुआ है, वो कृष्ण वन ने बनाया था, राष्ट्रकूटास डायनेस्टी का। अलाउड मुस्लिम ट्रेडर्स टू सेटल, फिर उसके बाद हमें बताइए कैसे कैसे आगे बढ़ेगा, ठीक है। उन्होंने ही मुस्लिम ट्रेडर्स को सेटल होने दिया, इस्लाम को प्रीच होने दिया। संस्कृत और प्राकृत की कोई करप्ट लैंग्वेज थी, वो थी अपभ्रंशा। तो अभी हमने एक और लैंग्वेज प्रीकर्सर पढ़ी थी, ठीक। अब ये है करप्ट लैंग्वेज, ये प्रीकर्सर नहीं है, करप्ट लैंग्वेज है, ये है अपभ्रंशा। अब इसके पोएट है एक, वो है साव्यंभू, ठीक। अब पॉलिटिकल आइडियाज़ वगैरह देख लेते हैं। मोनार्क जो था वो सेंटर था सब अफेयर्स का, डांसिंग गर्ल्स वगैरह वुमन जो थी वो अटेंड कर सकती थी, दर्शन ऑन फेस्टिवल्स। इनका पोजीशन किंग की हेरिडिटी, सक्सेशन वर्स नॉट रिजिडली, मतलब हेरिडिटी तो था पर सक्सेशन नहीं था रिजिड। प्रिंसेस इतनी रेगुलरली नहीं होती थी, बट एक राष्ट्रकूटा प्रिंसेस अमोघ वर्षा की डॉटर जो है चंद्रो बालाभी, ये इन्होंने थोड़े टाइम के लिए रायचूर दोआब जो है वो एडमिनिस्टर करा था। रायचूर दोआब बताओ कौन सी दो रिवर के पास है। पालाज और प्रतिहारास का अगर हम देखें तो उसमें था भुक्ति, वैश्य, पटाला, और राष्ट्रकूटास का था, राष्ट्रकूटास हैं तो ऑफकोर्स पहले राष्ट्र को रखा, राष्ट्रकूटास, राष्ट्र, विश्य, भुक्ति, ठीक है। अब जो ये समानथाज और महारथी और महाभोजा थे, ये फिड्यूटरीज थे। देशमुख और देश पांडे जो थे वो रेवेन्यू ऑफिसर्स थे राष्ट्रकूटास के, तो ये याद रखेंगे, देशमुख एंड देश पांडे। ये आजकल ये हम क्या अपना सरनेम की तरह आपको देखेंगे बहुत सारे लोग। सेकुलरिज्म फॉलो करते थे ऑफकोर्स। अब एक ये टर्म है इराई पट्टी, एक ये लैंड सेपरेटली मेंटेनेंस ऑफ विलेज का टैंक के लिए जो वो लैंड होती थी उसको इराई पट्टी बोलते थे, टैंक लैंड, ठीक। अब हम मिहिर भोज का ये आया हुआ था काफ़ी ज़्यादा कि एक स्टैचू जो है मिहिर भोज का वो अभी अनवील्ड हुआ है कठियाल हरियाणा में,
एक बार मैप देख लो। पालास, गुजर प्रतिहारास, राष्ट्रकूटास और इनके कंटेम्प्रेरी चंडेलास, पारमारास, ईस्टर्न चालुक्यास, चालुक्यास, पल्लवास, चोलास, चेरास, पांड्यास। ठीक, पहले ये देख लेते हैं थोड़ा सा गुजर प्रतिहारास। तो हमने देखा नागभट्टा फाउंडर होंगे, नागभट्टा सेकंड, मिहिर भोज, महेंद्रपाल, जसपाल जो है वो इनके लास्ट रूलर होंगे। उज्जैन भी इनकी कैपिटल थी। अहोर इंस्क्रिप्शन, ह्यूंगसांग और हर्ष चरिता ऑफ बाणाभट्टा, इन तीनों के उसमें हमें पता लगा है रिकॉर्ड प्रतिहारास के बारे में। ठीक, कन्नौज मिहिर भोज के अंदर और लेटर रूलर्स के अंदर कन्नौज भी इनके कैपिटल रही थी। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ इतना ही याद रह जाए तो काफ़ी रहेगा। अब देख लेते हैं मिहिर भोज के बारे में थोड़ा डिटेल में। तो 9th सेंचुरी में आए थे ये। इनके फादर को इन्होंने सक्सीड किया था। फादर थे रामभद्र। 836 डेट भी याद रख लेते हैं थोड़ी सी यार। अधिवराह हमने देखा इन्होंने टाइटल लिया था। अरब मर्चेंट सुलेमान आए थे, इन्होंने ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ गुजर प्रतिहारा इनको बताया था। हमने देखा पोएट राजशेखर, इन्होंने ये गेट मतलब काफ़ी ज़्यादा मानते थे आर्ट एंड लिटरेचर में। तो उनकी 2 बुक्स याद रखेंगे राजशेखर की, काव्य मीमांसा जो एक गाइड थी पोएम के लिए, और एक याद रखेंगे कपूर मंजरी जो एक प्ले है प्राकृत लैंग्वेज में। कपूर मंजरी एंड काव्य मीमांसा। ठीक, अब जो कल्हानास की राजा तरंगिनी है ना, उसमें भी मेंशन किया हुआ है कि इनका कश्मीर तक नॉर्थ तक गया हुआ था। ठीक, और इन्होंने वॉर देवपाला के साथ भी लड़ी, फिर उनके बेटे को हराया देवपाला के अमोघ वर्ष। और कृष्ण सेकंड जो थे राष्ट्रकूटा किंग्स, वो कन्नौज पे रूल कर रहे थे। फिर भोजा ने कैप्चर कर लिया कन्नौज फ्रॉम राष्ट्रकूटास और फिर रिवर नर्मदा तक अपना एक्सपेंड किया हुआ था। ठीक, अब ट्रेवलर्स में हमने एक तो सुलेमान पढ़ा, सुलेमानी और अल मसूदी। अल मसूदी ने बताया कि कितना वास्ट था एम्पायर, और अल जुज़र बोला गुज़र को अल जुज़र। बस इतना ही है इसमें। तो अब हम चोलास देख लेते हैं। चोलास हमें पता है इम्पीरियल चोलास, पहले भी चोलास थे, बट हम जो अब देख रहे हैं वो है इम्पीरियल चोलास, वो है 900 to 1200। फाउंडर कौन है? विजयमाल्या नहीं विजयाल्या अरे यार, ठीक है, विजयाल्या। फिड्यूटरीज थे पल्लवास के। इन्होंने तंजौर कैप्चर किया था 850 में। तंजौर कहाँ है? कावेरी रिवर। ग्रेटेस्ट चोला कौन थे? राजा राजा, और फिर उनके बाद राजेंद्र वन। तो पहले राजा राजा फिर राजेंद्र वन। राजा राजा वन ने चेरा नेवी को डिस्ट्रॉय किया था, इन्वेड किया था लंका पर और एनेक्स किया था नॉर्दर्न पार्ट। अब इतना ध्यान रखेंगे कि राजा राजा ने सिर्फ इन्वेड किया है, फिर राजेंद्र वन जो है वो कंप्लीट करेंगे श्रीलंका का एनेक्सेशन, और फिर कलिंगा टू बंगाल तक अपना मार्च करेंगे और गंगा को भी क्रॉस करेंगे और डिफीट करेंगे वहाँ के 2 लोकल किंग्स को। ठीक, उन्होंने सेम रूट लिया था रिवर्स में जहाँ जो समुद्रगुप्ता ने लिया था। समुद्रगुप्ता का जो रूट है, आई होप आप उसको इमेजिन कर पा रहे हो कितना वास्ट था। गंगाई कोंडा चोला। ठीक है, ये हमें पता है कि ये राजेंद्र वन ने लिया था। एक नई कैपिटल बनी माउथ ऑफ कावेरी, गंगाई चोंडा चोलापुरम। गंगाई कोंडा चोलापुरम एक माउथ ऑफ कावेरी भी याद रखेंगे। ठीक, नेवल एक्सपेडिशन अगेंस्ट श्री विजया एम्पायर। श्री विजया एम्पायर याद रखेंगे, नाम पूछा गया है। हमें याद तो रहता है कि सुमात्रा जावा में करा है, पर वहाँ पे कौन से किंग थे? श्री विजय एम्पायर, ये भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना। और ये इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट्स जो था वो कॉन्फ्लिक्ट में आ रहा था विद इंडोनेशिया। अब चोला के रूलर जो है उन्होंने एम्बेसीज भी भेजी थी चाइना को। इन्होंने प्लंडर करा था चालुक्यांस की सिटी को, मास्कर किया था पीपल को, ब्रह्मांस को और चिल्ड्रंस को डिस्ट्रॉय किया था। अनुराधापुरम कैपिटल ऑफ लंका। अनुराधा वही 21 दिन में पैसे डबल बने इनके पैसे लेके भाग गई थी इसलिए, सॉरी। हाँ, तो डिस्ट्रॉय किया था अनुराधापुरम को। प्लेसेस ऑफ चोलाज वाज टेकन बाय पांड्याज एंड होयसालाज। उसके बाद ठीक, एडमिनिस्ट्रेशन में देखते हैं मंडला, वलन नाडू और फिर विलेज। ठीक, मंडला फिर वलन नाडू फिर नाडू और फिर विलेज। तो नाडू और विलेज तो याद रहता है, इसको याद रख लेंगे कि मन है फिर वलन है, मतलब कुछ भी याद कर लो, मेरे को तो याद सा रह जाए तो ठीक। फिर टैक्सेस देख लेते हैं कुछ टर्म्स। भागा था जो लैंड टैक्स था 1/3 ऑफ प्रोड्यूस। फिर उपयम था जो सॉल्ट टैक्स था। वलियम था जो टैक्स ऑन गुड्स था। हिरण्य था वो टैक्स इन कैश था।
ये देख रहे हो, सॉल्ट टैक्स तो मतलब हमारे किंग्स भी लगाते थे, हम ब्रिटिशर्स पे इतना जो भड़कते हैं कि वो आए, मतलब सॉरी यार कंट्रोवर्सी क्यों क्रिएट करनी है, ठीक बाद में बात करेंगे इस सब में, ठीक। तो ये सब है। वेटी जो है वो फोर्स लेबर थी। टर्म्स में और देख लेते हैं। वेलला शूद्र एग्रीकल्चरिस्ट को बोलते थे। नागरट्टर वेश्या क्लास को बोलते थे। टेम्पल सर्विस बेस्ड ऑन हायरार्की विलन वेगाई और इडनगाई। उत्तरमेरूर इंस्क्रिप्शन परंटका जो मैंने आपको बोला था याद करने के लिए, ये तो बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में, प्राइम मिनिस्टर ने काफ़ी बार इसको एड्रेस कर दिया है। ये बोला जाता है कि डेमोक्रेसी हमारे इंडिया में कहीं से प्रूव होती है तो वो ये प्रूव करती है। उन्होंने बोला कि सभा में इलेक्शन होंगे, मतलब सभा के जो मेंबर्स हैं वो कैसे आ सकते हैं, उसका एक क्राइटेरिया भी दिया। टैक्स पेयर एजुकेटेड होने चाहिए, वेदास में इंटेग्रिटी होनी चाहिए, एक फिक्स टर्म भी हुई, एक एज भी थी कि इसके बाद नहीं आएंगे। नाडू जो था वो हमारा उर में, सभा में और नगरम में डिवाइडेड था। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को काफ़ी इंपॉर्टेंस दिया गया। अब आर्ट एंड कल्चर अगर थोड़ा सा देखें इनका, तो हमें पता है कि राजा राजा सेकंड ने कौन सा टेम्पल बनाया था, एरावतेश्वरा टेम्पल एट दारूसुरम, ये इंपॉर्टेंट है इनके टेम्पल्स। गोमतेश्वरा एट बेलगोला, डांसिंग फिगर ऑफ शिवा नटराज इनकी यहाँ पे मिलती है। संस्कृत एंड लोकल लैंग्वेज यूज़ करते थे। शेवाइट सेंट जो थे उनकी राइटिंग्स 11 वॉल्यूम्स में अंडर द नेम ऑफ तिरुमुरई। फिफ्थ वेदा भी बोलते हैं, तो फिफ्थ वेदा किसे बोलते हैं, तिरुमुरई। एज ऑफ कम्बन गोल्डन एज इन तमिल लिटरेचर को क्या बोलते हैं, एज ऑफ कम्बन। तो वो कब थी एज ऑफ कम्बन, वो थी हमारे इंपीरियल चोलास के टाइम पे, ये भी तो पूछ सकते हैं ना। और पंपा, पन्ना और रन्ना, ये 3 जेम्स ऑफ कन्नड़ पोइट्री थे, तो हम ये याद रखेंगे, पंपा, पन्ना और रन्ना, ठीक। अभी हमने देखा उर, सभा और नगरम, तो इसमें थोड़ा डिटेल्स में देख लेते हैं। तो उर में तो कौन कौन पार्ट ले सकता था, सभी ले सकते थे, सिर्फ वुमन और 4th वर्णा के लोग नहीं ले सकते थे, और ये एरिया जो है वो डायरेक्टली अंडर द किंग होता था। सभा में सिर्फ ब्राह्मण लोग ले सकते थे, तो 2nd 3rd 4th वर्णा और वुमन तो ले ही नहीं सकती थी, ये अंडर ब्राह्मण होता था। नगरम में जो है वो मर्चेंट, आर्टिसंस और क्राफ्ट्समैन ले सकते थे। नॉन वैश्यास वर्णा, मतलब वुमन तो किसी में ले ही नहीं सकती थी, ये अंडर द किंग होता था, ठीक। अब इसको देख लेते हैं। वेलन वेगाई क्या होता था, जो नॉन ब्राह्मण पीजेंट एरिया था उसको वेलन वेगाई बोलते थे। सो दीज आर टाइप ऑफ ग्रांट्स। वेलन वेगाई ग्रांट्स किसको मिलती थी, नॉन ब्राह्मण पीजेंट एरिया को। तो और इनका टैक्स कलेक्ट कौन करता था, वो किंग करते थे। देवदाना के नाम से ये कि टेम्पल को मिलती थी, पर वो देवदाना थोड़ी पूछेंगे, वो तो पूछेंगे तिरुनमट्टुकानी, मतलब थोड़ा सा यार देख लेना। तिरुनमट्टुकानी जो थी वो हम टेम्पल्स को जो ग्रांट देते थे, और उसका टैक्स भी कौन कलेक्ट करता था, टेम्पल की अथॉरिटीज़। पलीचादम जो है वो जैन टेम्पल्स को जो मिलता था। शाल भोगा, तो वो स्कूल को जो भी होगा मेंटेनेंस, और उसका टैक्स भी स्कूल करेंगे। घाटिकास, ये लैंड जो है एलोकेट होती थी कंस्ट्रक्शन के लिए इनका, ठीक। और इनको भी आई थिंक किंग ही करते होंगे। ब्रह्मदया जो ब्राह्मण्स को मिलती थी, और इसको ब्राह्मण्स कलेक्ट करते थे इसका टैक्स, ठीक। अब अगर हम कुछ टर्म्स देखें तो हौडास, ये हाउस है जो एलिफेंट कैरी करते थे अपने बैग्स पे। नवा कदम, ये मार्शल आर्ट, मतलब मार्शल सुसाइड फॉर्म ऑफ मार्शल सुसाइड थी। कोडागम्स, ये मिलिट्री कैंप्स को बोलते थे कोडागम्स। एक कुल्लक धरान, ये तो पहले था कि सैयद से एक पॉइंटेड कैप्स पहनते थे। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये अर्ली चोलास को लेके। अर्ली चोलास की कैपिटल क्या थी, उरायूर, जिसे हम त्रिचिपल्ली भी बोलते थे। ये कावेरी पट्टनम में है, तो उरायूर अर्ली चोलास की। अभी हमने इंपीरियल चोलास पढ़े थे। अब अर्ली चोलास में एक था कारीकाला चोला, इन्होंने बैटल ऑफ वेंगी परंटलाई करी थी। कराई काल ने डिफीट कर दिया था पांड्या और चेरा को, ठीक। और 11 माइनर अलग डायनेस्टीज़ को। फिर कराई काल जो थे वो ग्रेट एनीकट थे, मतलब डैम, उन्होंने ग्रेट डैम्स बनाए कावेरी रिवर पर, ठीक। नहीं, ये थे कलनाई को बोलते थे डैम्स, जो कराई काला ने बनाए कावेरी रिवर पर। अब ये मैंने पहले भी डाला था, अब ना बहुत ज़्यादा ये आने लगा है, एक सेकेंड, कि थोड़ा क्रोनोलॉजी की कौन किसके कंटेम्प्रेरी और किस सेंचुरी में कौन कौन सी डायनेस्टी थी, तो एक बार अगर हम देख लेंगे तो हमारे लिए ईजी हो जाएगा
काश ये मैंने पहले कर लिया होता तो 2023 में हो जाता क्वेश्चन सॉल्व, पर ठीक है, कोई बात नहीं। तो वाकाटाकाज हमें पता है गुप्तास के कंटेम्प्रेरीज थे, उसके बाद पल्लवाज हमें पता है इम्पीरियल भी थे और पहले भी थे, तो इसलिए इनका पीरियड जो है इतना बड़ा है। फिर कादम्बाज, वर्णाज, वेस्टर्न गंगा, मैत्रिकास, पुष्यभूतीज, चालुक्यास, प्रतिहारास, ये आप एक बार खुद देख लो यार, मैं इसमें क्या बताऊंगी आपको। एक बार ये थोड़ा देख लेते हैं। नालंदा जो है वो कुमार गुप्ता ने बनाई, गुप्ता डायनेस्टी के। उदांतपुरी हमने देखा गोपाला ने बनाई थी। विक्रमशिला जो है वो धर्मपाला ने बनाई थी। और भी हैं, जगतधल्ला और वल्लभी, ये भी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री से रिलेटेड है। अब एक राजभोजा थे जो मिहिर भोजा नहीं, वो राजभोजा, वो अलग हैं, ये अलग हैं। राजभोजा किंग ऑफ दर थे, इन्होंने लिखी थी, अरे यार, वास्तुशास्त्र लिखी थी, बस का बात ख़त्म। अब पोस्ट 10th सेंचुरी सेंट्रल और वेस्टर्न इंडिया में कौन कौन था? चंडेलास थे, चौहान थे, पारामारास थे, कालाचुरीस थे, चालुक्यास थे, गुहिल्यास थे, तोमर्स थे दिल्ली के। बस इतना ही याद रख लो ना। चंडेलास के फाउंडर कौन थे? नानुकास थे, ये भी PYQ है। और चंडेलास के जो विद्याहारा थे उन्होंने प्रोटेक्ट करा था गजनी के इन्वेजन से, और किल्ड प्रतिहारा किंग ऑफ कन्नौज। यादवाज अगर हम देखें तो ये फर्स्ट थी जिन्होंने मराठी को एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज यूज़ किया था, और इनिशियली फिड्यूटरीज थे वेस्टर्न चालुक्यास के। इनकी कोर्ट लैंग्वेज थी कन्नड़ा, मतलब देखो है यादवाज यूज़ मराठी कर रहे हैं और कोर्ट लैंग्वेज कन्नड़ यूज़ कर रहे हैं। ठीक, अब ये थोड़ी सी एक ध्यान रख लेना, उड़ीसा में कैसे डायनेस्टी होती है। पहले भन्माकार्स, फिर सोमवंशी डायनेस्टी आती है, फिर ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी आती है, फिर गजपति डायनेस्टीज आती हैं। बस एक थोड़ा सा छोटा सा याद रख सको तो। अब उसके बाद ये तो सबसे ज़्यादा पूछा गया है कि इल्तुतमिश किसके टाइम आता है, तो इसको अभी यहीं पे रिवाइज कर लेते हैं ना। अब सीक्वेंस से क्या याद करना है, अब तो एग्ज़ाम आ ही गया ना भाई। तो 1218 में जो है चंगेज़ खान आया था इल्तुतमिश के समय। फिर तेर बहादुर हल्कू बलबन के टाइम आया था अब्दुल्ला, ये भी मंगोली था, ये जलालुद्दीन खिलजी के टाइम आया था। फिर उसके बाद दवा खान और कुतुब ख्वाजा आया था, वो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम आया था। फिर 1327 में हमारा तोमर शरीन आया था, मोहम्मद बिन तुगलक के खिलाफ। अब अगर हम एडवेंट ऑफ टर्क्स भी एक बार देख लेते हैं, इससे हमारा एंशियंट हिस्ट्री पूरा ही कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद काफ़ी इजी है, तो वो तो आप कर ही लोगे। एडवेंट ऑफ टर्क्स में हम देखते हैं, अब देखो 700 से 800 CE में इंडिया में क्या चल रहा था, ट्राईपार्टी स्ट्रगल चल रहा था। अब इंडिया के वेस्टर्न में ना अब्बासीड कैलिफेट आ गया था। ये क्या है? ये मर्सनरी सोल्जर्स होते थे, ये टर्क्स हैं। अब टर्क्स भी ना दो टाइप के थे, एक तो इस्लाम साइज मतलब कि जिन्होंने इस्लाम कर रखा था, एक नॉन इस्लामिक टर्क्स भी थे। फिर 800 to 900 क्या हुआ, सैमनिड डायनेस्टी आई। वो टर्क्स वो जो थे ये टर्किश नहीं थे, ये बट अरब थे। पर जो टर्क्स थे ना उनकी पावर बढ़ रही थी, वो किंग मेकर बन रहे थे। फिर 990 से 998 के बीच में गजनविद डायनेस्टी आई, उसमें गजनी आए, मोहम्मद गजनी। और अब 990 के बाद हमें पता है यहाँ डिक्लाइन हो गया था हमारे ट्राई पार्टी स्ट्रगल का, हमने देखा था, और फिड्यूटरीज और फ्रेगमेंटेशन होना शुरू हो गया था। उसी वक्त गजनी आ गया था। अब देखो कितना ईजी हो गया गजनी के लिए। तो फिर थर्ड में गजनवीज आ गए, मोहम्मद गजनी का रूल हो गया यहाँ पे। और यहाँ पे देखो हम कितने ज़्यादा फ्रेगमेंटेड हैं। अब 998 से 1030 में वो कम से कम 17 से 18 रेड मारेगा। देखो मोहम्मद गजनी जो है 17 रेड मारेगा इंडिया में इस टाइम के बीच, और 1025 में सोमनाथ जी को वो रेड करेगा और सो भी करेगा। ठीक, तो अब देख लेते हैं। हिंदू शाही रूलर था, तोमर्स थे, सुल्तान ऑफ मुल्तान्स थे, और ये सब थे हमारे यहाँ। पर गजनी का हमें पता है कि टेरिटोरियल एम्बिशन नहीं था, उसको सिर्फ लूट पाट करनी थी, उसको ना वेस्टर्न साइड उसके टेरिटोरियल एक्सपेंशन करना था। तो वो इसलिए ईस्टर्न में उसने सिर्फ रेड्स मारी और डिस्ट्रॉय किया सब चीज़। अब 1330 से 1117 तक सेल्जुक आ गए गजनवीज को हटा के, और हमारे यहाँ पे भी कंसोलिडेशन होने लगा। अब थोड़ी सी अगर हम रिवाइज़ करें तो अब अब्बासीद आए, फिर सम्मानीद आए, फिर गजनवीज, और फिर सेल्जुक के तुर्क्स आ गए। ठीक, अब सेल्जुक जो है फिर 17 से 90 के बीच में देखें तो सेल्जुक भी ना दो पार्ट में डिवाइड हो गया, एक ख्वारिज़मी डायनेस्टी, एक गुरिद डायनेस्टी। गुरिद, ठीक, गुरिद तो हो गए हमारे यहाँ
इंडिया के बिल्कुल एडजेसेंट। उसके बाद ख्वाजूद डायनेस्टी। तो अब ये वेस्ट वाइड तो नहीं कर सकते एक्सपेंड, तो फिर अब गुरिस ने क्या सोचा, चलो भाई अपने ईस्टर्न में ही एक्सपेंड कर लेते हैं। और फिर मोहम्मद गौरी आए, उन्होंने देखा कि वो वेस्ट वर्ड तो एक्सपेंड कर नहीं सकते, तो टेरिटोरियल एम्बिशन तो था, तो उन्होंने फिर ईस्ट वर्ड में करा। फिर उनकी बैटल ऑफ तोरेन हुई पृथ्वीराज चौहान जी से। पहले में तो उन्होंने उन्हें हरा दिया, पर सेकंड में वी नो पॉलिटिकली फिर इसलिए गौरी जीत गया और उन्होंने इस्टेब्लिश करा तुर्किश रूल इन इंडिया। ठीक, पृथ्वीराज चौहान थर्ड थे जिनके साथ फाइट हुई थी तरेन में। ये चाहमन डायनेस्टी के थे। और चांद बरदाई ने एक बुक लिखी है पृथ्वीराज रासो, एक पोएम है उनके लिए। ठीक, बस इतना ही है। फिर वो अपने एक स्लेव, इसके बाद स्लेव डायनेस्टी शुरू हो जाएगी, फिर खिलजी डायनेस्टी मतलब फिर दिल्ली सल्तनत शुरू हो जाएगा। ये अपने एक स्लेव को छोड़ के जाएंगे, मोहम्मद कुतुबुद्दीन ऐबक को शायद, और फिर वो जब ये मर जाएंगे तो वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा और फिर हमारे यहाँ दिल्ली सल्तनत शुरू होगी। बस फिर मेडिवल शुरू हो जाएगी। मतलब इतना ही था यार इसमें, तो आई होप कि आपको हेल्प करे ये। चलो, थैंक यू।